Welcome back, dear students, to another lecture of chemical reactions and equations for class 10th. और आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स होली एंड सोली अबाउट केमिकल इक्वेशंस. तो जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में लगातार बता रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि दो सबस्टेंसेस आपस में मिलके एक नई चीज़ बनाते हैं जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है. एक सिंपल सी एग्जांपल है, लेट्स से जिंक. ये कंबाइन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. और ये बनाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. तो ये एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ने आपस में रिएक्ट किया और उन्होंने नई चीज़ बनाई. क्या क्या? एक तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन. और ये जो सारी प्रोसेस है इसको हमने बताया इट्स केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल इक्वेशन क्या होगी? जिंक की फॉर्मूला जो है दैट्स Zn, सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2. तो इसी केमिकल रिएक्शन को मैंने रिप्रेजेंट किया वाया ए केमिकल इक्वेशन. और इस केमिकल इक्वेशन में कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स और जो भी चीजें रिएक्ट कर रही है. ये दो यहां पे बन जाएंगे रिएक्टेंट्स और ये दो बन जाएंगे प्रोडक्ट्स. तो अगेन दिस वाज केमिकल रिएक्शन कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये आपस में मिलके बनाते हैं जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. और इसी को रिप्रेजेंट किया हमने बाय केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन सिंपली होती है इसी केमिकल रिएक्शन में जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है उनको वाया देयर सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट करना. जैसे जिंक जिंक का जो सिंबल है वो है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2. तो ये बन जाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की. और यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट्स बन जाते हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं और बना रहे हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो कि प्रोडक्ट्स हैं. हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे वी ऑलवेज हैव रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड पे वी हैव प्रोडक्ट्स. तो मिनिमम 2 रिएक्टेंट्स होनी ही चाहिए एंड प्रोडक्ट्स एक भी बन सकता है, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं. हमेशा एक एरो होता है बिटवीन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. तो दैट वाज बेसिक अबाउट केमिकल इक्वेशन जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था. नाउ लेट्स सी व्हाट्स बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. अब केमिकल इक्वेशंस दो टाइप्स की होती है, एक होती है बैलेंस्ड, दूसरी होती है अनबैलेंस्ड. केमिकल इक्वेशन जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है बैलेंस्ड, दूसरी होती है अनबैलेंस्ड. नाम से ही पता चलता है बैलेंस मीन्स कि जैसे लेट्स से कि एक हाथ में मैंने 10 kg का वजन उठाया. अगर मुझे बैलेंस करना है तो मुझे इस हाथ में भी 10 kg का वजन होना चाहिए. इवन बाइसिकल चलाते वक्त या स्कूटी चलाते वक्त आप लोग बैलेंस करते हो, मतलब इस साइड का मास और इस साइड का मास इक्वल होता है. एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में लेट्स से 5 kg है, इस हाथ में 2 ही kg है, तो ये वाला ज़्यादा भारी होगा, ये वाला कम भारी होगा क्योंकि उसमें 2 kg. अब अगर इसको बैलेंस करना है दोनों में 5 kg आना चाहिए. तो उसी तरह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल. जैसा कि आपको पता है केमिकल इक्वेशन में
वी हैव टू साइड्स, एक होता है रिएक्टेंट वाला साइड और दूसरा होता है प्रोडक्ट वाला साइड। जब भी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे इक्वल होंगे टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, तो इसको बोलेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि लेट से यहां पे रिएक्टेंट्स अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 5 है, लेट से रिएक्टेंट है ऑक्सीजन के 5 एटम्स, यहां पे भी ऑक्सीजन के 5 एटम्स होने चाहिए, तब ये कहलाएगी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ वेट, अगर आपके इस हाथ में 5 kg है, इस हाथ में भी 5 kg होना चाहिए, तब ये कहलाएगा बैलेंस्ड। तो सेम एग्जांपल हियर, अगर रिएक्टेंट साइड में 5 ऑक्सीजन के एटम्स है, इस साइड भी 5 ऑक्सीजन के एटम्स होने चाहिए, तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपली जब भी एग्जाम में डेफिनेशन आएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो इट्स नथिंग, एक केमिकल इक्वेशन तब बैलेंस्ड होती है जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में इक्वल होंगे टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। एग्जाम्पल के तौर पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। यहां पे लेट्स काउंट हर एक रिएक्टेंट साइड भी कितने किसके एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड भी। रिएक्टेंट साइड जिंक का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड जिंक का एक एटम है, मतलब जिंक यहां से भी एक एटम है, यहां से भी। हाइड्रोजन यहां से 2 एटम्स है, हाइड्रोजन यहां से भी 2 एटम्स है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहां से भी 2। तो फिर से नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड जो हाइड्रोजन के है वो इक्वल है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड। सल्फर एक एटम है वहां पे, सल्फर एक एटम है यहां पे भी। ऑक्सीजन 4 एटम्स यहां पे, ऑक्सीजन 4 एटम्स यहां पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हर एक एटम इक्वल है जितने प्रोडक्ट साइड पे हैं। अगर यहां पे लेट से 5 ऑक्सीजन के एटम होंगे और यहां पे 4 होंगे, इट्स स्टिल अनबैलेंस्ड। जितने भी रिएक्टेंट्स यहां पे हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के होने चाहिए। और ये क्यूमुलेटिवली एप्लीकेबल नहीं है। लेट से अगर जिंक के यहां पे 2 होते और लेट से हाइड्रोजन के यहां पे 3 होते, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहां से भी इक्वल थे, यहां से भी इक्वल थे। लाइक एग्जांपल के अगर यहां पे होता Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। लेट से S एक यहां पे भी और यहां पे भी 1, सल्फर 4 यहां पे भी 4। हाइड्रोजन लेट से यहां पे हाइड्रोजन के 2 है और यहां पे लेट्स अज्यूम कि हाइड्रोजन के 3 है, और यहां पे लेट्स से जिंक का 1 है और यहां पे जिंक के लेट्स अज्यूम 2 है। अब लेट्स काउंट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, 3 और 4 हो गए 7, 8 और 9, मतलब इस साइड से हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो टोटल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9। इस साइड से 2 2 4 5, 5 और 4 ऑक्सीजन के हो गए 9, यहां से भी हमारे आ रहे हैं 9। तो द क्वेश्चन इज इट बैलेंस्ड? द आंसर इज नो, इट्स नॉट बैलेंस्ड। क्योंकि बैलेंस्ड में जरूरी है कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम जितने जिंक के हैं वहां यहां भी उतने जिंक के होने चाहिए। मतलब अगर यहां से जिंक का 1 है, यहां से भी 1 होना चाहिए, नो एक्सेप्शन टू दैट। अगर यहां पे हाइड्रोजन के 2 है, यहां पे भी कंपल्सरली हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए। तो इट्स नॉट अबाउट कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक साइड से और टोटल नंबर ऑफ एटम्स दूसरे साइड से इक्वल होने चाहिए। इट्स अबाउट कि हर एक एटम, लेट्स से यहां पे जिंक का, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, जितने यहां से हैं उतने वहां से ही होने चाहिए। को एक होता है कि नंबर ऑफ एटम्स यहां से लेट्स से 10 है, यहां से भी 10 है, उससे केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। बैलेंस तब होगी जब वही एटम यहां से
3 लेट से होंगे और यहां से भी वो एग्जैक्ट एटम 3 होंगे। तो इस सिंपल एग्जाम्पल में अगर यहां से 9 होंगे, यहां से भी 9 होंगे, ये तब तक बैलेंस नहीं होगी जब तक हर एक एटम एग्जैक्टली उतना ना हो। यहां से भी जिंक का 1 होना चाहिए, यहां से भी जिंक का 1 होना चाहिए, यहां हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, यहां भी हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, यहां सल्फर 1 होना चाहिए, यहां पे भी सल्फर 1 होना चाहिए, यहां पे ऑक्सीजन 4 होने चाहिए, यहां पे भी ऑक्सीजन 4 होने चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर यहाँ पे 2 जिंक एटम्स है और यहाँ पे लेट्स से 2 ऑक्सीजन एटम्स या 3 ही ऑक्सीजन एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे लेकिन जिंक इम्बैलेंस होगा, जिंक के यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 1 ही होगा। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड इक्वल होते हैं। व्हाट डज दैट मीन? एक तो हुआ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मैं बोलूँगा यहाँ से 9 एटम्स है, यहाँ से भी 9 एटम्स है। लेट्स से कोई केमिकल इक्वेशन है, यहाँ से भी 9 एटम्स है, यहाँ से भी 9 एटम्स है। तो इज इट बैलेंस्ड? नो, इट्स नॉट बैलेंस्ड। कब तक ये बैलेंस नहीं है? अनटिल जितने लेट्स से इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो जब तक हर एक यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन नहीं होंगे, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन नहीं होंगे, तब तक ये बैलेंस नहीं होगी। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ आए। इट्स अ डमी रिएक्शन। तो लेट्स से H3 कोई सबस्टेंस है, हमारे पास 3 एटम है हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे लेट्स से बनता है H2 + O2। ये एग्जाम्पल रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 है। यहां से 2 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम ऑक्सीजन के, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहां भी 4 है। तो इज इट बैलेंस्ड? द आंसर इज नो, इट्स नॉट बैलेंस्ड। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि जब तक हाइड्रोजन के भी यहां पे 3 नहीं आएंगे और ऑक्सीजन के यहां से भी 2 होने चाहिए, यहां से भी 2 होने चाहिए। अगर यहां पे ऑक्सीजन के 2 है तो यहां पे भी 2 होने चाहिए ऑक्सीजन के। अगर यहां पे हाइड्रोजन के 2 है तो अगर यहां पे हाइड्रोजन के 3 है तो यहां भी 3 ही होने चाहिए। तो हर एक जो रिएक्टेंट में हर एक एटम है उतना ही यहां से भी राइट साइड में प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, तब ये कहलाएगी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इट्स सिंपली जहां पे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स H2O। ठीक, एक सिंपल इक्वेशन है। वाटर कैसे बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए और वाटर बन गया। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, ऑलवेज टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं गिनने हैं कि यहाँ पे टोटल 4 है, यहाँ पे 3 है, नहीं, हर एक का अलग अलग। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही है। डिस्पाइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम, ऑक्सीजन यहां से 2 है, यहां से 1 ही है, तो इट्स एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल सी बात है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जहां पे रिएक्टेंट के साइड पर्टिकुलर जो एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं जितने प्रोडक्ट साइड के हों। एज एन एग्जाम्पल, अगर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में कंबाइन करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो जितने जिंक के एटम्स होने चाहिए रिएक्टेंट्स में उतने ही यहाँ पे भी होने चाहिए। जितने हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ से होने चाहिए उतने ही हाइड्रोजन के एटम्स होने चाहिए। जितने सल्फर के एटम्स होने चाहिए उतने ही यहाँ से भी होने चाहिए। जितने यहाँ से ऑक्सीजन के होने चाहिए उतने ही वहाँ पे ऑक्सीजन के होने चाहिए। और अनबैलेंस में सिंपली नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल नहीं होते। यहाँ से कभी हाइड्रोजन के 2 होंगे, वहाँ से 3 होंगे, यहाँ से ऑक्सीजन के 2 होंगे, वहाँ से 1 ही होगा। तो दिस इज सिंपल बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब जो क्वेश्चन है वो है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में आता है। Why balancing is important? बैलेंसिंग क्यों है इंपॉर्टेंट? देखो,
एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि क्यों बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड अ सिंपल कंसेप्ट। H2 और 2H, इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर मैं H2 लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है, अगर मैं 2H लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है? देखो, 9th क्लास में आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, जहाँ पे वो रदरफोर्ड मॉडल है, बोहर मॉडल है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हर एक मटेरियल का, दैट्स एन एटम। बेसिक स्ट्रक्चर एटम में क्या होता है? यू हैव ए न्यूक्लियस और साइड में एक शेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बेसिक है। एज एन एग्जाम्पल लेट से जो हमारा मकान है ये अल्टीमेटली किससे बना है? ये छोटे छोटे ब्रिक्स से बना है। ये ब्रिक्स मिलके आपस में एक मकान बनाते हैं। पहले तो ये ब्रिक्स छोटी छोटी होती हैं, ये कंबाइन होके रूम्स बनाते हैं और वो रूम्स मिलके एक मकान बनाते हैं। इसी तरह ये छोटे एटम्स जो हैं ये आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेट्स से ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं और ये बन जाता है हमारा H2 मॉलिक्यूल। और ये बात भी याद रखनी है कि एटम इन इटसेल्फ इट कैन नॉट एग्जिस्ट। तो एक एटम इन इटसेल्फ इट कैन नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर मैंने बोला कि एक एटम हाइड्रोजन का और दूसरा एटम हाइड्रोजन का, एज अ सिंपल एग्जांपल, एक ब्रिक और दूसरी ब्रिक सीमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं, मतलब ये दोनों अब एक ही है। एक ब्रिक और दूसरी ब्रिक, लेट से इनके बीच में सीमेंट है, तो इस सीमेंट से इनमें बॉन्ड बन जाता है। या लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने कोई चीज़ ली, लेट्स से एक कोई प्लाईवुड का पार्ट लिया और फेविकोल करके दूसरा पार्ट उस पर चिपका दिया, तो ये अब एक ही बन जाता है ये दो अलग अलग, लेकिन अभी एक ही बन गया ड्यू टू दिस बॉन्ड। इसी तरह हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं और ये बनाते हैं ये H2 मॉलिक्यूल। तो ये H2 मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास। ठीक, अब H2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके जो भी आप वाटर देखते हो वो असल में क्या होता है, वो यही H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल्स आते हैं तो ये वाटर आप में बन जाता है। ये बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन एज एन एटम खुद से इट कैन नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब ये जो 2H है इसका मतलब है, देखो ये H2 मतलब है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बट इनके बीच में बॉन्ड है, मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। बट अगर मैं ये लिख रहा हूं 2H, इसका मतलब 2 सेपरेट एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कोई बॉन्ड नहीं है। इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 2 ब्रिक्स लाई मैंने और उन 2 ब्रिक्स को सीमेंट के साथ मैंने जोड़ा, तो अब वो एक ही स्ट्रक्चर बन जाएगा इन 2 ब्रिक्स का, और दैट विल बी रिप्रेजेंटेड लेट्स से एज H2, मतलब ये 2 ब्रिक्स है जिनके बीच में बॉन्ड है। अब अगर मैं 2 अलग अलग ब्रिक्स ले रहा हूं जिनके बीच में सीमेंट का कनेक्शन नहीं है, तो वो ये होगा 2H, 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स। फंडामेंटली ऐसे तो ये सेम है, यहां से भी 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, यहां से भी 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहां पे जो ये 2 है, ये 2 आपस में जुड़ के एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन यहां पे ये रिप्रेजेंट करता है कि अलग अलग एटम्स है। ऑब्वियसली अलग अलग एटम्स दे कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, इट जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। अब लेट्स से मैं लिखता हूं 2 टाइम्स H2, मतलब एक हिसाब से यहां पर मल्टीपल कर रहा हूं। 2 टाइम्स मतलब 2 बार, 2 बार क्या? H2, मतलब H2 क्या है? H2 है मॉलिक्यूल एक जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, मतलब एक H2 और दूसरा H2। तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो बन जाएगी टोटल 1 2
3 4 4 हाइड्रोजन एटम्स। सिंपल एग्जांपल है H2 मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। 2H का मतलब है 2 हाइड्रोजन के एटम्स विदाउट बॉन्ड, अलग अलग। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 बार H2 मतलब H2 एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, मतलब 2 एटम्स हाइड्रोजन के बॉन्ड बना के वो मैं 2 बार रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये ऐसे मल्टीपल होगा 2 टू द 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो होंगे 4। एग्जाम्पल, एक और एक ब्रिक मैंने ली, एक मान लो आप एक ब्रिक जो है, एक ब्रिक ये रिप्रेजेंट करती है H को, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी ब्रिक भी रिप्रेजेंट करती है H को। अब अगर इन दोनों के बीच में सीमेंट का कनेक्शन है तो ये बन जाएगा H2। अब अगर ये दोनों अलग अलग है, ये ब्रिक अलग है और ये ब्रिक अलग है, लेट्स से ये भी H है ये भी H है, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं 2H, मतलब 2 अलग अलग हाइड्रोजन के एटम्स, 2 अलग अलग ब्रिक्स। ये आपने देखा ब्रिक और ब्रिक सीमेंट से जुड़े हुए, ये बन जाता है H2, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। अब मैं यही लिख रहा हूं कि 2 बार H2 मतलब लेट्स से एग्जांपल 2 बार ब्रिक्स, 2 बार लेट्स से ब्रिक्स 2। तो जो ब्रिक है ये H से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो एक ब्रिक और एक ब्रिक के बीच में सीमेंट का कनेक्शन ये बन जाता है H और H, लेट्स से H2। अब दूसरी एक और ब्रिक ये सेट है, उनके बीच में भी सीमेंट का बॉन्ड है, तो ये भी H2 बन जाएगा। तो मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगी वो होंगी 1 2 3 4। तो यही मैंने बताया ट्वाइस H2 इज 2 बार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब वो बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम 4। ये इसलिए है कि जब भी आपको ऐसा हो H2, इसका मतलब है देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स कंबाइंड, और ये मॉलिक्यूल बन गया है। जब 2H हो तो इसका मतलब है 2 सेपरेट एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स। और जब ऐसा हो ट्वाइस H2, इसका मतलब 2 बार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है उसके 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स, मतलब 2 यहाँ पे बन जाएगा 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो एक सिंपल एग्जांपल है 2H क्या होता है, अगर किसी इक्वेशन में 2H है उस वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर किसी इक्वेशन में H2 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और अगर ट्वाइस H2 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एक में। तो दिस इज अबाउट ये। अब ये बैलेंस करना क्यों जरूरी है? बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने एक बकेट में वाटर लिया H2O, आपने वाटर लिया। अब इस बकेट को आपने रखा फ्रीजर में, ये बन गया आइस। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर यहां से 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, आइस में भी कितने वाटर के मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स खुद से नहीं बन सकते, कोई भी चीज खुद से नहीं बन सकती। तो अगर मैंने 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्रीज किया तो आइस में भी 10 ही वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि ना तो मास क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है
कि मास या कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती और नया मास जो है वो खुद से बन नहीं सकता। एग्जाम्पल, आपने पेपर जलाया, पेपर में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो पेपर जल के जब खत्म होगा उतने ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास होंगे। कोई एटम खुद से बन नहीं सकता, कोई एटम खुद से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। सिंपल सी एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल्स। आपने 50 वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्रीज किया, आइस बनाया, तो आइस में भी 50 ही वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ना कोई चीज खुद से बन सकती है ना खुद से डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सीधे ये है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना मास को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब कि अगर लेट्स से आपके पास वो टाटा सॉल्ट नमक है, अगर यहाँ से 10 मॉलिक्यूल्स में ले रहा हूँ और उनका लेट्स से कोई मतलब 10 मॉलिक्यूल्स लेट्स से मैं ले रहा हूँ इस हाथ में और उनका वजन है लेट्स से 1 ग्राम। अब इन 10 मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कर रहा हूं, मैं और छोटे पीसेस में डिवाइड कर रहा हूं। मैं इसको लेट्स से 50 ये इन्हीं 10 को मैंने और फाइन किया और इनको बनाया मैंने 50 ये ग्रेन्स। लेकिन 50 ग्रेन्स बनने से उनका मास नहीं चेंज होगा, वो तब भी रहेगा 1 ग्राम ही। तो सिंपल सी चीज है कि कुछ भी हो दुनिया में, कोई भी प्रोसेस हो, मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नाउ बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए बिकॉज इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो कैसे? एज एन एग्जांपल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहां पे लेट्स से जो जिंक है उसका कुछ पर्टिकुलर वेट है, हाइड्रोजन का कुछ पर्टिकुलर वेट है, सल्फर का कुछ पर्टिकुलर वेट है, ऑक्सीजन का कुछ पर्टिकुलर वेट है। ठीक, तो जितना इनका वेट यहां से होगा, जितने नंबर यहां से होंगे उतने ही नंबर यहां से भी होने चाहिए। मतलब न यहां से कोई एटम एक्स्ट्रा होना चाहिए किसी का, न यहां से कोई एटम किसी का होना चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि टोटल मास जहां से इतना है उतना ही मास यहां से भी होना चाहिए। लेट्स अज्यूम कि जिंक का जो मास है वो 1 ग्राम है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हाइड्रोजन का मास जो है लेट्स से इन H2 का वजन जो है वो है लेट्स से 2 ग्राम्स। सल्फर का मास है लेट्स से 5 ग्राम्स और इन 4 ऑक्सीजन एटम्स का लेट्स से है 10 ग्राम्स। ठीक, क्योंकि हर एक एटम का अपना अपना मास होता है। तो यहाँ से 1 ग्राम है जिंक का मास, यहाँ से 2 ग्राम है हाइड्रोजन का मास, 5 ग्राम है सल्फर का मास और 4 जो एटम्स हैं इनका मास है 10 ग्राम। मतलब यहाँ से जो टोटल मास है वो है 10 + 5 15 16 17 18 ग्राम्स यहाँ से टोटल मास है। और यहाँ से भी टोटल मास कितना होना चाहिए? एग्जैक्टली 18 ग्राम्स। और वो 18 ग्राम्स कैसे पॉसिबल होगा? जब जितने नंबर ऑफ एटम्स यहां से होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स यहां से भी होंगे। यहां से जिंक का 1 एटम 1 ग्राम, यहां से भी जिंक का 1 एटम 1 ग्राम। अगर यहां पे जिंक के 2 एटम्स होंगे, लेट्स से 2 जिंक होगा, यहां पे 2 एटम्स होंगे, तो ये मास बन जाएगा यहां पे 2 ग्राम, क्योंकि एक का था 1 ग्राम। अब मैंने यहां से 2 जिंक के ये पार्टिकल्स लिखे तो इनका मास एक का 1 ग्राम, 2 का 2 ग्राम बन जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है कि ये हो ही नहीं सकता, ये एक जिंक एटम 2 जिंक एटम बन ही नहीं सकते। अगर यहां से जिंक का 1 ग्राम था एक एटम का, तो वहां से भी एक ही एटम होना चाहिए 1 ग्राम का। तो इसीलिए बैलेंसिंग जरूरी है। नंबर ऑफ एटम्स यहां से जितने हैं उतने यहां से होने चाहिए,
ताकि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये मेंटेन हो सके। क्योंकि अगर यहाँ से मैं जिंक के 10 एटम्स लेट्स से एक रिएक्टेंट में जिंक के 10 लेट्स से कोई रिएक्शन है जिंक प्लस ए प्रोडक्ट, वो बना रहा है यहाँ से जिंक प्लस बी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब यहाँ से लेट्स से ए का भी वेट है 5 ग्राम और बी का भी वेट है 5 ग्राम, इन दोनों का 5-5 ग्राम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हिसाब के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जितना यहाँ से वेट होना चाहिए, अगर यहाँ से जिंक का 2 ग्राम्स वेट है, यहाँ से भी 2 ग्राम्स ही होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से सेम होंगे और यहाँ से भी सेम होंगे। ये लेट्स अज्यूम कि एक जिंक का 2 ग्राम है वजन। लेट्स से यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ से मैंने लिखा 2 जिंक एटम्स। एक जिंक का है 2 ग्राम, 2 जिंक का मतलब हुआ 4 ग्राम इसका वजन। ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि मैं यहाँ से रिएक्टेंट्स में 2 ग्राम जिंक डालूं और वहाँ से 4 ग्राम जिंक निकले। मतलब जितने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए उनका मास होना चाहिए, उतना ही एग्जैक्टली यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, उनका मास होना चाहिए। तो दिस इज वाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि जितने एटम्स मैं यहाँ से डाल रहा हूँ प्रोडक्ट्स में भी, उतने ही एटम्स वहाँ से होंगे मेरे पास। अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन के 5 एटम्स डाल रहा हूँ, उनका वेट लेट्स से 10 ग्राम है, यहाँ से भी मुझे ऑक्सीजन के 5 ही एटम्स मिलेंगे और उनका वेट भी 10 ग्राम ही होगा। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से it helps to it's based on law of conservation of mass and it validates it. तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि वाई इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट। इसका सबसे छोटा आंसर है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प्स अस वैलिडेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक साइड से रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स ऑक्सीजन के डालूं और प्रोडक्ट साइड से मुझे एक ही एटम ऑक्सीजन का मिलेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट करने के लिए बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। छोटी सी एग्जांपल आज के लिए, और आज बस इतना ही करेंगे। हो एज एन एग्जाम्पल, आप याद रखिए, सबसे क्लियर होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हाइड्रोजन जो आटम है, इसका वेट है, इसका लेट्स से मास है लेट्स से 5 ग्राम्स। लेट्स से कि हाइड्रोजन जो एटम है इसका मास है 5, क्योंकि एटम का खुद का एक अपना ये होता है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, जो भी आप कहोगे। लेट्स से इसका 5 ग्राम है, और जो ऑक्सीजन है उसका लेट्स से मास है 7 ग्राम्स। सिंपल एग्जांपल, मैंने जस्ट अज्यूम किया कि हाइड्रोजन एटम जो है, एक एटम का मास है 5 ग्राम और ऑक्सीजन एटम जो है इसका वेट है 7 ग्राम्स। अब इस हिसाब से H2 मतलब कि 2 हाइड्रोजन एटम्स ने बॉन्ड बनाया है, तो H2 का वजन कितना होगा? 10 ग्राम्स। क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स, एक का अगर 5 ग्राम है तो 2 का होगा 10 ग्राम। ऑक्सीजन लेट्स से O2, एक ऑक्सीजन एटम का है 7 ग्राम, मतलब जो 2 ऑक्सीजन एटम जिन्होंने बॉन्ड बनाया है उनका है 14 ग्राम्स वेट मास। ठीक, अब एक सिंपल सी इक्वेशन मैं लिखता हूं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। सिंपल सी एग्जांपल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, उन्होंने वाटर बनाया, वाटर की फॉर्मूला H2O। अब बैलेंस करना क्यों जरूरी है? अब देखिए आप, 2 हाइड्रोजन एटम्स, इनका मास है 10 ग्राम्स, जैसा कि हमने लिखा। 2 ऑक्सीजन एटम्स, इनका मास है 14 ग्राम्स। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो 2 हाइड्रोजन का एटम्स है 10 ग्राम्स। लेकिन यहां पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यहां पे एक ही ऑक्सीजन का एटम है, और एक ऑक्सीजन का एटम है 7 ग्राम्स। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने यहां से 14 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन डाला और वहां से मुझे 7 ग्राम मिल रहा है ऑक्सीजन। ये पॉसिबल, क्योंकि मास डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यही है कि ना मास क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा,
मुझे 7 से इसका वजन बढ़ा के 14 करना है। तो ऑलवेज याद रखना है कि यहां पे मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता, मैं O को O2 नहीं बना सकता, वो नहीं कर सकती। मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इसको 2 से मल्टीपल करूंगा, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां से मेरे पास देखो, ये इसको सबको मल्टीपल है, मेरे पास अब 4 एटम आ गए हाइड्रोजन के, 2 एटम आ गए ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के 2 एटम्स का वजन कितना है, 14 ग्राम्स, मतलब इसका वजन मैंने बैलेंस किया, 14 ग्राम्स बना दिया इसको, इस 2 से मल्टीप्लाई करके। एक का 7 ग्राम था, अब 2 का बन गया 14 ग्राम्स, मतलब ये यहाँ पे 14 ग्राम्स बन गया। लेकिन हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए, वो कैसे, पहले 2 का हाइड्रोजन जो 2 एटम्स थे उनका था 10 ग्राम, अब इसको 2 से मल्टीपल करके ये बन गया मतलब 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो H2 का था 10 ग्राम्स, 2 H2 का मतलब यहाँ पे मास आ गया मेरा 20 ग्राम्स, मतलब यहाँ से 10 ग्राम ही है, यहाँ से 20 ग्राम आ गया। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मास को क्रिएट किया जा सकता है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से 2 से मल्टीपल कर दूंगा, ट्वाइस H2। H2 का था 10 ग्राम्स, 2 H2 का होगा 20 ग्राम्स। तो यहाँ से भी मास सेम, यहाँ से भी मास सेम, यहाँ भी बन गया मेरा अब 20 ग्राम्स हाइड्रोजन, 14 ग्राम्स ऑक्सीजन, यहाँ पे भी बन गया मेरा 20 ग्राम्स हाइड्रोजन, 14 ग्राम्स ऑक्सीजन। तो ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिडेटिंग, जो ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है उसको, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट कर रहा है। तो इट्स जस्ट एन रिप्रेजेंटेशन कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि जितने यहाँ से एटम्स होने चाहिए उतने वहाँ से भी एटम्स होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने यहाँ से 10 हाइड्रोजन के एटम्स डाले और वहाँ से मुझे 4 ही निकले, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मास ख़त्म नहीं हो सकता, ना ही बन सकता है। तो इसीलिए इसको बैलेंस किया गया ताकि जितना टोटल मास यहाँ से आए हर एक एटम का, उतना यहाँ से भी आए। तो ये एक तो बैलेंसिंग की भी एग्जाम्पल है कि कैसे मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस किया। अब नंबर ऑफ एटम से भी वैलिडेट करते हैं, मेरे पास आए 4 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ भी आए 4 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे आए 2 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पे आए 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम भी इक्वल हो गए, बट उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से एक्चुअली मास इक्वल हो गया। तो इसीलिए हम नंबर ऑफ एटम्स यहां से भी इक्वल बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वहां से भी इक्वल कर रहे हैं, ताकि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये वैलिडेट हो जाए। तो दिस इज बेसिक एग्जांपल कि कैसे मतलब जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है वो कैसे वैलिडेट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू स्टडी अबाउट more some examples related to balancing of chemical equation. Thank you and see you in the next video.